हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इंडियन ज्योग्राफी यानी भारतीय भूगोल, जो कि अजीत सर के द्वारा पढ़ाया गया है। ये बीपीएससी क्लास नोट्स है, जो कि 72 बीपीएससी प्री एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है और ये बुक के संस्थान के द्वारा लाई गई है। चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग का सबसे पहला चैप्टर है भारत का भौतिक भूगोल यानी फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। सबसे पहले हम लोग देखेंगे भारत की अवस्थिति यानी ग्लोब पर भारत की अवस्थिति। भारतीय उपमहाद्वीप प्राचीन विशाल भूभाग गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। गोंडवाना लैंड विखंडन के पश्चात भारतीय प्लेट ने उत्तर पूर्व दिशा की ओर गति करना प्रारंभ किया और कालांतर में यूरेशियन प्लेट के साथ भारतीय प्लेट की भीषण टक्कर हुई, जिसके परिणाम स्वरूप टेथीस सागर के मलबे हिमालय जैसे नवीन वलित पर्वत की उत्पत्ति हुई। पूर्ण रूप से ग्लोबल पर भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। नेक्स्ट हम देखते हैं भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। तो भारत उत्तरी गोलार्ध में विषुवत रेखा के ऊपर 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। भारत की उत्तर से दक्षिण की कुल दूरी 3214 किलोमीटर है। भारत 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। भारत की पूर्व से पश्चिम की कुल दूरी 2933 किलोमीटर है। आंकड़ों से स्पष्ट है कि भारत का उत्तर से दक्षिण का विस्तार पूर्व से पश्चिम की विस्तार की तुलना में अधिक है। भारत का कुल क्षेत्रफल यानी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो संपूर्ण विश्व के कुल भौगोलिक का मात्र 2.4% है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है और भारत से 6 बड़े देश क्रमशः रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया हैं। 2011 की जनगणना के आधार पर भारत की कुल जनसंख्या लगभग 121 करोड़ थी, जो कि विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 17.5% है। वर्तमान स्थिति हम लोग देखें तो 2026 के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या चीन को पछाड़कर विश्व का सबसे बड़ा हो चुका है, यानी कि भारत देश अब जनसंख्या के मामले में विश्व में सबसे प्रथम स्थान पर है। सबसे उत्तरी बिंदु लद्दाख में स्थित इंदिरा कॉल है। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु जो कि तमिलनाडु में स्थित कन्याकुमारी, जिसे केप कोमोरिन भी कहा जाता है। संपूर्ण भारत का दक्षिणतम बिंदु है ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट। इसे पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है, जो 2004 की सुनामी में जलमग्न हो गया था। सबसे पूर्वी बिंदु है अरुणाचल प्रदेश में स्थित किबिथु और सबसे पश्चिमी बिंदु है गुजरात में स्थित गुहार मोती या सर क्रिक। उसके बाद हम देखते हैं कर्क रेखा के बारे में। तो यह अक्षांश रेखा भारत को लगभग उत्तर और दक्षिण दो बराबर भागों में विभाजित करती है। यह रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। भारत के सभी राज्यों की राजधानियों में झारखंड की राजधानी रांची कर्क रेखा के सबसे नजदीक स्थित है और त्रिपुरा का गोमती जिला कर्क रेखा के सबसे नजदीक माना जाता है। उसके बाद हम देखते हैं भारत की मानक समय रेखा। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत की मानक समय रेखा कहा जाता है, जो कि ग्रीनविच मीन टाइम से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। यह रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। कर्क रेखा और भारत की मानक समय रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ के बघेलखंड के पठार, जो कि कोरिया और सूरजपुर जिले के पास है, वहां काटती है एक दूसरे को। भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से लगती है और सीमा की लंबाई के आधार पर घटता क्रम है। बचपन में MBA यानी बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। आइए इस चार्ट के माध्यम से हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला है बांग्लादेश। इसकी सीमा का नाम है 3 बाघा कॉरिडोर और इसकी सर्वाधिक लंबाई यानी सीमा की सर्वाधिक लंबाई है 4096। और बांग्लादेश को छूने वाले भारत के राज्य हैं पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, असम और मिजोरम। नेक्स्ट है चाइना। इसकी सीमा का नाम है मैकमोहन रेखा और इसकी सीमा की दूरी कितनी 3488 किलोमीटर। और लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश ये सभी चीन की सीमा को छूते हैं। उसके बाद है पाकिस्तान और इसकी सीमा का नाम है रेड क्लिफ लाइन और इसकी दूरी है 3323 किलोमीटर। और लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात पाकिस्तान की सीमा से लगे हुए हैं। नेक्स्ट है नेपाल। ये की प्राकृतिक सीमा हिमालय है और इसकी डिस्टेंस कितनी है 1751 किलोमीटर में।
ये भारत और नेपाल की सीमा लगी है। और उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ये 5 राज्य नेपाल से सटे हुए हैं। उसके बाद है म्यांमार। इसकी सीमा का नाम है अराकान यूमा पर्वत और इसकी लंबाई कितनी है? 1643 किलोमीटर। और अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये 4 राज्य म्यांमार से सटे हुए हैं। नेक्स्ट है भूटान। भूटान की प्राकृतिक सीमा हिमालय है, 699 किलोमीटर दूरी है। और पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश भूटान से लगे हुए राज्य हैं। नेक्स्ट है अफगानिस्तान। इसकी सीमा का नाम है डोरंड रेखा और लंबाई है सबसे कम 106 किलोमीटर। और लद्दाख इसे सटा हुआ केंद्र शासित प्रदेश है। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं समुद्री सीमा वाले पड़ोसी देश। तो पहला मालदीव है, यह भारत से सागरीय सीमा साझा करता है। और 8 डिग्री चैनल मालदीव को भारत के मिनिकॉय से अलग करता है। उसके बाद है श्रीलंका। यह भारत से पाक जल संधि एवं मन्नार की खाड़ी द्वारा सागरीय सीमा बनाता है। और बिहार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा केवल नेपाल से लगती है, जिसकी कुल लंबाई 729 किलोमीटर है, जिसमें बिहार के 7 जिले पश्चिम चंपारण से किशनगंज तक नेपाल को स्पर्श करते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं प्रमुख जल संधियां या चैनल। सबसे पहले कोको चैनल। यह म्यांमार के कोको द्वीप और भारत के उत्तरी अंडमान को एक दूसरे से अलग करता है। नेक्स्ट है ग्रेट चैनल। यह इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप और भारत के ग्रेट निकोबार को अलग करता है। 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं भारत की भूगर्भिक संरचना। भूगर्भिक संरचना का सामान्य अर्थ पृथ्वी के क्रस्ट में उपस्थित विभिन्न प्रकार की चट्टानों, उनके निर्माण की प्रक्रिया और उनकी संरचना एवं विशेषताओं का गहन अध्ययन करना है। भारत की भूगर्भिक संरचना के अंतर्गत भारतीय भूभाग पर उपस्थित विभिन्न चट्टानों, उनकी विशेषताओं तथा इन चट्टानों में विद्यमान प्रमुख खनिजों एवं खदानों की जानकारी प्राप्त की जाती है। भारत में विश्व की सबसे प्राचीन चट्टानों यानी आर्कियन क्रम से लेकर सबसे नवीन आधुनिक चट्टानों यानी चतुर्थक या जलोढ़ मिट्टी तक पाई जाती है। चट्टानों की इसी असीम विविधता के कारण ही भारत को चट्टानों का संग्रहालय कहा जाता है। और बिहार की भूगर्भिक संरचना में दक्षिण पूर्व में धारवाड़ यानी अभ्रक सोना और दक्षिण पश्चिम में विंध्य यानी चूना पत्थर और उत्तर में टर्सरी व क्वार्टनरी क्रम यानी जलोढ़ मैदान की चट्टानें भी पाई जाती हैं। आगे हम लोग देखते हैं भारत में उपस्थित चट्टानों का वर्गीकरण। तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और भूवैज्ञानिक टी एच हॉलैंड के अनुसार निर्माण काल और विशेषताओं के आधार पर भारत की चट्टानों को मुख्य रूप से निम्नलिखित क्रम में वर्गीकृत किया गया है। आर्कियन चट्टान, धारवाड़ चट्टान, कुड़प्पा चट्टान, विंध्यन चट्टानें, द्रविड़ियन चट्टानें, गोंडवाना चट्टानें, दक्कन चट्टानें या दक्कन ट्रैप, टर्शियरी चट्टान और क्वार्टनरी चट्टान। इनमें आर्कियन चट्टानें सबसे प्राचीन चट्टानों का उदाहरण है, जबकि क्वार्टनरी चट्टानें सबसे आधुनिक या नवीनतम चट्टानें हैं। गंगा और बिहार का विशाल मैदान मुख्य रूप से इसी क्वार्टनरी जलोढ़ निक्षेप से बना हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं आर्कियन चट्टानों के बारे में। ये चट्टान पृथ्वी के सबसे प्राचीन चट्टान है, इसी कारण इन्हें आर्कियन, जिसका अर्थ होता है सबसे पुराना, इनको कहा जाता है। भारत में आर्कियन चट्टानों का वितरण अधिकांशतः प्रायद्वीपीय भारत के क्षेत्रों में पाया जाता है। प्रायद्वीपीय पठार का लगभग 2/3 हिस्सा इन्हीं चट्टानों से बना हुआ है। आर्कियन चट्टानों के संबंध में प्रमुख राज्य हैं कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, केरल, गुजरात और मेघालय। मेघालय का पठार भी प्रायद्वीपीय भारत का ही हिस्सा है। बिहार के दक्षिणी सीमांत क्षेत्रों जैसे गया, जमुई, बांका में भी बहुत गहराई में आर्कियन चट्टानों के अवशेष पाए जाते हैं, जो प्रायद्वीपीय पठार के ही विस्तार हैं। आर्कियन चट्टान प्राचीनतम चट्टान है। इन चट्टानों का निर्माण पृथ्वी के शीतलीकरण की प्रारंभिक प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप हुआ था। अर्थात जब तप्त पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हो रही थी, तो उसके शीतलीकरण के कारण गर्म लावा के ठोस रूप में परिवर्तित होने से इन चट्टानों की उत्पत्ति हुई। ये चट्टान ये पृथ्वी की प्राचीनतम चट्टान होने के साथ साथ प्राथमिक आग्नेय चट्टान का भी उत्कृष्ट उदाहरण है। और इनका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। ये चट्टानें पूर्णतः जीवाश्म विहीन होती हैं, क्योंकि इनके निर्माण के समय पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति नहीं हुई थी। पृथ्वी के शीतलीकरण की प्रक्रिया निर्मित होने के कारण अत्यधिक ताप और दाब के चलते चट्टान अपने मूल स्वरूप में उपस्थित नहीं है। इनका पूरी तरह से रूपांतरण हो चुका है। वर्तमान में ये मुख्य रूप से ग्रेनाइट, नीस, सिस्ट और बेसाल्ट के रूप में पाई जाती हैं। ये चट्टानें प्रायद्वीपीय भारत की विभिन्न स्थलाकृतियों के आधार में उपस्थित है। ये चट्टानें अत्यधिक कठोर और अपारगम्य होती हैं और अपारगम्य होने के कारण इनमें से पानी रिसकर नीचे नहीं जा पाता है। यही कारण है कि प्रायद्वीपीय भारत में भूमिगत जल का स्तर काफी नीचे होता है और तालाब से सिंचाई अधिक होती है।
यहाँ से मुख्य रूप से ग्रेनाइट, नीज, सिस्ट और बेसाल्ट जैसे मूल्यवान और मजबूत कीमती पत्थर प्राप्त होते हैं। इनमें इनमें कुछ मात्रा में धात्विक खनिज भी प्राप्त होते हैं, यद्यपि इन्हें निकालना बहुत कठिन और खर्चीला होता है। इनका सबसे बड़ा महत्व यह है कि ये भारत की प्रमुख स्थलाकृतियों के आधार के रूप में भी कार्य करती हैं। उसके बाद है धारवाड़ चट्टानें। भारत में सर्वप्रथम इन चट्टानों की खोज और अध्ययन कर्नाटक के धारवाड़ जिले में किया गया था। इसलिए भूवैज्ञानिकों ने इन चट्टानों को धारवाड़ चट्टान नाम दे दिया है। प्रमुख राज्य हैं कर्नाटक, धारवाड़, शिमोगा, बेल्लारी, आंध्र प्रदेश, गुजरात के अरावली का क्षेत्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड। बिहार के दक्षिणी संकीर्ण पठारी क्षेत्र में धारवाड़ चट्टानें पाई जाती हैं। मुंगेर की खड़गपुर की पहाड़ियां, जमुई, नवादा और राजगीर के क्षेत्रों में धारवाड़ क्रम की चट्टानें ही मौजूद हैं। धारवाड़ चट्टानें प्राथमिक आर्कियन चट्टानों की अनाच्छादन, अपक्षय एवं अपर्दन और उनके अवसादों के निक्षेपण तथा बाद में रूपांतरण की प्रक्रिया से निर्मित हुई है। प्रथम रूपांतरित चट्टानें ये चट्टान पृथ्वी पर प्रथम अवसादी एवं रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण है। ये चट्टानें कर्नाटक के धारवाड़ जिले में सर्वाधिक विस्तृत रूप में उपस्थित है और इन चट्टानों का निर्माण प्री क्रेमियन काल में ही हुआ है। आर्कियन की तरह ही ये चट्टानें भी पूरी तरह से जीवाश्म विहीन होती हैं, क्योंकि इनके निर्माण के समय भी पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति नहीं हुई थी। जीवाश्म न होने के कारण इन चट्टानों में कोयला या पेट्रोलियम जैसे जीवाश्म ईंधन बिल्कुल नहीं पाए जाते हैं। ये चट्टानें भी अत्यंत पुरानी हैं अतः समय के साथ इनका भी अत्यधिक रूपांतरण हुआ है। ये अपने मूल स्वरूप में न होकर पूर्णतः रूपांतरित स्वरूप में मौजूद है और इन चट्टानों में प्रमुख उदाहरण है नीस, क्वार्टजाइट, संगमरमर और सिस्ट इत्यादि शामिल हैं। इसके आर्थिक महत्व के बारे में हम लोग जाने तो भारत में सभी प्रकार की चट्टानों में धारवाड़ चट्टानों का आर्थिक महत्व सर्वाधिक है। भारत में लगभग सभी प्रमुख धात्विक खनिज इन्हीं चट्टानों से प्राप्त होता है और ये चट्टानें अपने समृद्ध धात्विक खनिजों के भंडार के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इनके प्रमुख धात्विक खनिज है लोहा और सोना। कर्नाटक की कोलार खान और बिहार के जमुई के करमटिया का स्वर्ण भंडार धारवाड़ क्रम का ही हिस्सा है। उसके बाद है चांदी, तांबा, जस्ता या शीशे यानी जुड़वा खनिज, मैग्नीज, क्रोमियम, निकेल और एल्यूमिनियम इत्यादि। भारत में सर्वप्रथम चट्टानों की खोज आंध्र प्रदेश में। इसके बाद हम लोग देखते हैं कुड़प्पा चट्टानें, माफ करिएगा। कुड़प्पा चट्टानों के बारे में हम लोग जाने तो भारत में सर्वप्रथम इन चट्टानों की खोज आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा जिले में की गई थी। इसी स्थान के नाम पर भूवैज्ञानिकों द्वारा इन चट्टानों को कुड़प्पा चट्टानों का नाम दिया गया है। भारत में इन चट्टानों का विस्तार मुख्य रूप से निम्नलिखित राज्यों में पाया जाता है कि आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गुजरात और राजस्थान। यद्यपि बिहार में कुड़प्पा क्रम की चट्टान स्पष्ट रूप से नहीं पाई जाती है, परंतु भूगर्भिक इतिहास में यह क्रम धारवाड़, मुंगेर, जमुई और विंध्यन चट्टानों जैसे कैमूर और रोहतास के बीच एक अति महत्वपूर्ण संक्रमण काल माना जाता है। कुड़प्पा चट्टानों का निर्माण मुख्य रूप से धारवाड़ चट्टानों के निरंतर अपरदन एवं उनके अवसादों के निक्षेपण की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप हुआ है। अवसादी प्रकृति उत्पत्ति की प्रक्रिया के अनुसार ये चट्टानें अवसादी चट्टानों का एक बेहतरीन उदाहरण है। आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा जिले में इन चट्टानों का भौगोलिक विस्तार एक विशिष्ट अर्धचंद्राकार के रूप में पाया जाता है। भारतीय भूवैज्ञानिक समय सारणी में इन चट्टानों को पुराने समूह की चट्टानों की श्रेणी में रखा जाता है। अवसादी चट्टानें होने के बावजूद ये चट्टान पूर्णतः जीवाश्म विहीन है। इसका वैज्ञानिक कारण यह है कि इनके निर्माण काल तक यद्यपि पृथ्वी पर प्रारंभिक जीवों की उत्पत्ति हो चुकी थी, परंतु उन जीवों का शरीर इतना मजबूत या विकसित नहीं था कि उनके अस्थि पंजर या जीवाश्म इतने लंबे समय तक चट्टानों के बीच संरक्षित रह सकें। अत्यधिक प्राचीन होने के कारण समय के साथ साथ ताप और दाब से इन चट्टानों का भी आंशिक रूपांतरण हो चुका है। इसी अत्यधिक दबाव और रूपांतरण के कारण इन अवसादी चट्टानों में परतें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं। इन चट्टानों के समूह में प्रमुखता से बालू पत्थर, क्वार्टजाइट, चूना पत्थर तथा स्लेट जैसी चट्टानें उपस्थित हैं। यद्यपि धारवाड़ क्रम की तुलना में ये कम समृद्ध है, फिर भी कुड़प्पा चट्टानों में महत्वपूर्ण धात्विक खनिजों की अच्छी खासी उपस्थिति पाई जाती है, जैसे लोहा, निकेल, क्रोमियम, सीसा, बॉक्साइट और जस्ता। धात्विक खनिजों के अतिरिक्त ये चट्टान अपने बलुआ पत्थर के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है। इस बलुआ पत्थर का व्यापक उपयोग गृह निर्माण एवं ऐतिहासिक इमारतों को बनाने के लिए किया जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं विंध्य चट्टानों के बारे में। भारत के विंध्यन पर्वत क्षेत्र में उपस्थित होने के कारण इन्हें विंध्यन चट्टान कहा जाता है। ये चट्टानें मुख्य रूप से विंध्यन पर्वत क्षेत्र में फैली हैं। इनका भौगोलिक विस्तार पश्चिम में राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से लेकर पूर्व में बिहार के सासाराम तक है। यह मुख्य रूप से राजस्थान, मध्य प्रदेश और बिहार के राज्यों में विस्तृत है। बिहार के रोहतास एवं कैमूर जिले पूरी तरह से विंध्यन क्रम का ही हिस्सा है।
यहाँ प्रचुर मात्रा में चूना पत्थर और पाइराइट्स पाया जाता है, जो बिहार के डालमिया नगर रोहतास के सीमेंट उद्योग का प्रमुख आधार रहा है। विंध्यन क्रम की चट्टानों का विंध्यम क्रम की चट्टानों का निर्माण कुड़प्पा क्रम की चट्टानों के निरंतर अपरदन तथा उनके अवसादों के निक्षेपण की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप हुआ है। ये चट्टानें अवसादी चट्टानों का उत्कृष्ट उदाहरण है। इन चट्टानों में स्पष्ट रूप से परतें उपस्थित होती हैं और निर्माण और उपस्थिति के आधार पर इन्हें दो भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला ऊपरी विंध्यन क्रम, उसके बाद है निचला विंध्यन क्रम। ऊपरी विंध्यन क्रम मुख्य रूप से नदी घाटियों में उपस्थित है और निचला विंध्यन क्रम ये सागरीय तली में उपस्थित है। जीवाश्म की उपस्थिति, इन्हें निचले विंध्यन क्रम में जीवाश्म उपस्थित होते हैं, जो मुख्य रूप से प्रारंभिक सागर में पाए जाने वाले समुद्री जीवों के अवशेष हैं। समय और दबाव के साथ इन चट्टानों का भी कुछ हद तक रूपांतरण हो चुका है। इन चट्टानों में बालू पत्थर, चूना पत्थर, क्वार्टजाइट और संगमरमर इत्यादि प्रमुखता से पाए जाते हैं। यहाँ से प्रसिद्ध लाल बलुआ पत्थर को बड़े पैमाने पर खनन किया जाता है। भारत की कई प्रमुख ऐतिहासिक इमारतें इसी विंध्यन पत्थर से निर्मित है, जिनमें दिल्ली का लाल किला, आगरा का लाल किला, बुलंद दरवाजा, जामा मस्जिद और बिहार के सासाराम स्थित शेरशाह सूरी का मकबरा शामिल है। इस भूगर्भिक क्रम में बहुमूल्य हीरो का भी खनन होता है। इसके प्रमुख उदाहरण में मध्य प्रदेश की पन्ना की खान और तेलंगाना की प्रसिद्ध गोलकुंडा खान शामिल है। उसके बाद हम लोग देखते हैं द्रविड़ियन चट्टानों के बारे में। तो इन चट्टानों का निर्माण भूवैज्ञानिक इतिहास के द्रविड़ियन काल में हुआ था, इसलिए इन्हें यह नाम दिया गया। भारत में चट्टान मुख्य रूप से हिमालयी और पहाड़ी क्षेत्रों जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और मेघालय में पाई जाती हैं। इन राज्यों में भी ये चट्टानें अत्यंत सीमित मात्रा में ही पाई जाती हैं। भारत में इन चट्टानों का स्पष्ट और व्यापक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। इनका प्रमुख वैज्ञानिक कारण यह है कि जितनी तेजी से इन चट्टानों का निर्माण हो रहा था, प्राकृतिक कारकों द्वारा उतनी ही तेजी से इनका विनाश या अपरदन भी हो रहा था। ये चट्टानें विंध्यन चट्टानों के अपरदन एवं उसके अवसादों के जमाव से निर्मित हुई हैं। ये भी अवसादी चट्टानों का ही एक उदाहरण है और इन चट्टानों में भी परतें उपस्थित होती हैं और इस काल तक पृथ्वी पर जीवन का पर्याप्त विकास हो चुका था, अतः इनमें भारी मात्रा में जीवाश्म भी पाए गए हैं। द्रविडियन काल वह समय था जब पूरी पृथ्वी पर व्यापक पैमाने का कोयले का निर्माण हो रहा था। कोयले की सबसे उच्च और उत्तम श्रेणी, जिसे एंथ्रेसाइट कहा जाता है, इसी काल में निर्मित हुई थी और भारत में यह एंथ्रेसाइट कोयला केवल जम्मू कश्मीर के कारगिल क्षेत्र में पाया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं गोंडवाना चट्टानें। तो भारत में चट्टानें मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के प्राचीन गोंड राज्य के क्षेत्रों में पाई गई, इसलिए इन्हें गोंडवाना चट्टान कहा जाता है। भारत में गोंडवाना चट्टानें विशेष रूप से प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदी घाटियों में पाई जाती हैं। इनकी उपस्थिति वाली प्रमुख नदी घाटियों में दामोदर, बराकर, सुवर्णरेखा, महानदी, सोन और गोदावरी शामिल हैं। बिहार और झारखंड की सीमा पर स्थित सोन नदी घाटी गोंडवाना क्रम के कोयला निक्षेपों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन चट्टानों का निर्माण द्रविड़ियन चट्टानों के अपरदन के पश्चात उत्पन्न अवसादों के नदी घाटियों में निक्षेपण की लंबी प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप हुआ है। ये अवसादी चट्टान का एक उत्तम उदाहरण है, जिनमें स्पष्ट रूप से परतें पाई जाती हैं। जीवाश्मों की प्रचुरता इनकी सबसे बड़ी पहचान है। वनस्पति और जीवों के इन्हीं जीवाश्मों से कोयले का निर्माण हुआ है। जो गोंडवाना चट्टान दामोदर नदी क्षेत्र में पाई जाती है, उन्हें दामोदर श्रेणी कहा जाता है और इसके अतिरिक्त इन्हें पंचेश श्रेणी या दामोदर श्रेणी में भी वर्गीकृत किया जाता है। इनमें बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, सेल, कांग्लोमेरेट और कोयला मुख्य रूप से मौजूद हैं। गोंडवाना चट्टानें भारत में अपने विशाल कोयला भंडारों के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। भारत में कोयले के लिए कुल संचित भंडार का लगभग 98% कोयला इन्हीं गोंडवाना चट्टानों में उपस्थित है। भारत में कोयले के कुल उत्पादन का 99% उत्पादन इसी क्रम की चट्टानों से प्राप्त होता है। भारत में पाया जाने वाला कोयला मुख्य रूप से द्वितीयक उच्च श्रेणी यानी बिटुमिनस प्रकार का कोयला है। नेक्स्ट हम देखते हैं दक्कन क्रम की चट्टानें। तो ये चट्टानें मुख्य रूप से भारत के दक्कन पठारी क्षेत्र में पाई जाती हैं, इसलिए इन्हें दक्कन क्रम की चट्टान कहा जाता है। दक्कन क्षेत्र के अंतर्गत इनका व्यापक विस्तार महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, मालवा का पठार और छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्रों तक है। बिहार के भागलपुर और बांका जिलों से सटे झारखंड के राजमहल ट्रैप की पहाड़ियां इसी दक्कन लावा प्रवाह की पूर्वी विस्तार मानी जाती है। इन चट्टानों का निर्माण भूवैज्ञानिक समय सारणी के क्रिटेशियस युग के अंत से लेकर प्रारंभिक इओसीन युग के मध्य हुआ था। दक्षिण भारत में हुए ज्वालामुखीय लावा के दरारी उद्भेदन या प्रवाह के ठंडे होने के परिणाम स्वरूप ये चट्टानें अस्तित्व में आई थी।
ये बेसाल्टिक लावा चट्टानों का मुख्य उदाहरण है और स्वभाव से अत्यधिक कठोर होती है। ये अपारगम्य चट्टानों का उदाहरण है, यानी इनसे होकर जल रीस कर आसानी से भूगर्भ में नहीं पाया जाता। आग्नेय लावा से निर्मित होने के कारण इनमें सामान्यतः जीवाश्म का अभाव होता है। इनमें बेसाल्ट जो कि सर्वाधिक मात्रा में है, ग्रेनाइट, नीस, ग्रेवो और रायोलाइट प्रमुखता से पाए जाते हैं। इन चट्टानों में महत्वपूर्ण धात्विक खनिजों की प्रचुर उपस्थिति होती है। इनमें मुख्य रूप से लोहा, निकेल, मैग्नीज और बॉक्साइट का खनन किया जाता है। इस समय के साथ साथ इन बेसाल्टिक चट्टानों के अपक्षय से इस क्षेत्र में काली मृदा का निर्माण हुआ है। यह काली मिट्टी कपास की खेती के लिए विश्व में सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है, जिसके कारण इसे कपासी मृदा या रेगुर मृदा भी कहा जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं टर्शियरी चट्टानें। तो इनका निर्माण भूवैज्ञानिक समय सारणी के टर्शियरी युग में हुआ है, इसलिए इनका नाम टर्शियरी चट्टान पड़ा। भारत में इन चट्टानों का मुख्य विस्तार हिमालयन क्षेत्र में पाया जाता है, जैसे लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और उत्तर पूर्वी राज्यों में। बिहार में चट्टानें केवल उत्तर पश्चिमी भाग में पाई जाती है। पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित सोमेश्वर की पहाड़ी और रामनगर दोन मुख्य रूप से इन्हीं टर्सरी चट्टानों का विस्तार है। टर्सरी चट्टानों का निर्माण प्लेट विवर्तनी के तहत यूरेशियन प्लेट तथा इंडियन प्लेट की अभिसारी गति इन टकराव के परिणाम स्वरूप हुआ था, और इस भीषण टकराव के कारण प्राचीन टेथिस सागर में जवा अवसादों के सिकुड़ने और उनमें मोड़ पड़ने की प्रक्रिया से इन चट्टानों और हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई है। ये चट्टानें अवसादी चट्टानों का एक उत्कृष्ट उदाहरण है और अवसादों के जमाव से बनने के कारण ये स्पष्ट रूप से परतदार चट्टान होती है। टेक्टोनिक दबाव के कारण इनमें स्पष्ट मोड़ या वलन पाए जाते हैं, जिन्हें वैज्ञानिक भाषा में दो भागों में बांटा गया है। पहला है कि अपनति यानी वलन का ऊपर उठा हुआ भाग, और दूसरा अभिनति यानी वलन का नीचे धंसा हुआ भाग। ये चट्टानें मुख्य रूप से अपनी अपनति और अभिनति के जटिल स्वरूप में विद्यमान होती हैं, और इनमें बालू पत्थर, सैल, कॉन्ग्लोमेरेट और जैसी चट्टानें उपस्थित होती हैं। कोयला भंडार यानी भारत की कुल संचित कोयला भंडार का लगभग 2% कोयला इन्हीं टर्शियरी चट्टानों में उपस्थित है। और टर्शियरी चट्टानों में मुख्य रूप से निम्न श्रेणी का लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। तमिलनाडु का नेवेली और राजस्थान का पलाना क्षेत्र लिग्नाइट के लिए प्रसिद्ध है, और इन क्षेत्रों में हिमालयी नदियों के कारण, जल संसाधन और सघन वनों के कारण वन संसाधन की अपार प्रचुरता है। कुछ स्थानों पर इनमें चूना पत्थर के निक्षेप भी पाए जाते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वार्टनरी चट्टानों के बारे में। तो इस चट्टान का निर्माण सबसे नवीनतम भूवैज्ञानिक काल क्वार्टनरी समय में हुआ है, इसलिए इन्हें क्वार्टनरी चट्टान कहा जाता है। इनका सर्वाधिक विस्तार उत्तर भारत के मैदानी भागों में है, जैसे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल। प्रायद्वीपीय भारत के पूर्वी तटों पर भी इनका विस्तार है, और यह चट्टान मृदा तंत्र यानी बीपीएससी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह संपूर्ण बिहार का मैदानी भाग लगभग 95% क्षेत्रफल इन्हीं क्वार्टनरी जलोढ़ चट्टानों या निक्षेपों से निर्मित है। इन चट्टानों का निर्माण एक बहुत लंबी अवधि तक उत्तर भारत की हिमालयी और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों द्वारा बहा कर लाए गए अवसादों के निक्षेपण या अवसादों के जमाव की निरंतर प्रक्रिया से जुड़ा है। ये संरचना या ये भारत की आधुनिक या नवीन चट्टानें हैं। ये भी अवसादी चट्टानों का ही उदाहरण है। और निर्माण के समय तक पृथ्वी पर आधुनिक जीवन पूरी तरह से विकसित हो चुका था, अतः इनमें जीवाश्मों की अत्यधिक प्रचुरता पाई जाती है। आज भी नदियों के मुहाने या डेल्टाई क्षेत्रों जैसे सुंदरबन में इन चट्टानों या निक्षेपों का निर्माण अनवरत रूप से हो रहा है। इनमें सेल, बालू पत्थर और कॉन्ग्लोमेरेट मुख्य हैं। नदियों के निक्षेप के आधार पर इन चट्टानों यानी मृदा को मुख्य रूप से दो प्रकारों में बांटा जाता है। पहला बांगर, दूसरा खादर। पुरानी जलोढ़ मृदा जहाँ अब बाढ़ का पानी नहीं पहुँचता। खादर नई जलोढ़ मृदा जहाँ हर साल बाढ़ का नया पानी आता है और नया अवसाद पहुँचाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं जीवाश्मों की अधिकता के कारण यहाँ मूल्यवान पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार पाए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर ब्रह्मपुत्र नदी घाटी असम की प्रमुख तेल क्षेत्र डिगबोई और नाहर तटीय शिव सागर और सुरमा घाटी। दक्षिण भारत दक्षिण भारत में कृष्णा गोदावरी बेसिन प्राकृतिक गैस का एक प्रमुख केंद्र है, और यहाँ पर अत्यधिक उपजाऊ जलोढ़ मृदा पाई जाती है, और इसी कारण इस क्षेत्र में समस्त कृषि कार्य किया जाता है, जो भारत की खाद्य सुरक्षा का मुख्य आधार है। उसके बाद है करेवा निक्षेप।
करेवा मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर में उपस्थित एक विशिष्ट प्रकार की भौगोलिक संरचना है और इसका विस्तार जम्मू कश्मीर की पीर पंजाल पर्वत श्रेणी की घाटियों में पाया जाता है। कुछ निक्षेपों के बारे में हम देखें तो पहला है सरोवरीय निक्षेप। यह प्राचीन झीलों के सूखने से बने सरोवरीय निक्षेप का सबसे उत्तम उदाहरण है। उसके बाद है हिमनद निक्षेप। यह हिमनदों द्वारा निक्षेपित अवसादों का भी परिणाम है, यानी बर्फ और हिमनद की खिसकने से उनके साथ बहकर आए और जमा किए गए अवसाद ही करेवा कहलाते हैं। इन निक्षेपों के अंतर्गत मुख्य रूप से रेत, बजरी और कंकड़, पत्थर और मृत्तिका पाई जाती है। चूंकि यहाँ सभी एक साथ कई प्रकार के अवसादों का अनोखा मिश्रण पाया जाता है, इसलिए यहाँ की मिट्टी अत्यधिक उपजाऊ होती है। करेवा की यह अनूठी और उपजाऊ मिट्टी कुछ विशिष्ट नकदी फसलों के लिए विश्व प्रसिद्ध है, जैसे केसर, अखरोट, बादाम और सेब की उच्च स्तरीय कृषि की जाती है इन मिट्टियों में। और जम्मू कश्मीर का पाम्पेर क्षेत्र करेवा मिट्टी में केसर की खेती के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाना जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं भारत का भौतिक विभाजन। तो प्राकृतिक बनावट या प्राकृतिक विशेषताओं के आधार पर भारतीय भूभाग का वैज्ञानिक वर्गीकरण करना ही भौतिक या प्राकृतिक विभाजन कहलाता है। भारत विविधताओं का देश है। इसके कुल क्षेत्रफल का लगभग 10.7% भाग पर्वतीय, 18.6% भाग पहाड़ी, 27.7% भाग पठारी और 43% भाग विस्तृत मैदान है। इसी विविधता को समझने के लिए विभाजन आवश्यक है। यह वर्गीकरण क्यों किया जाता है? तो भूगोल में इस वर्गीकरण के निम्नलिखित प्रमुख उद्देश्य हैं। इसके कारण हमें भारत की भौतिक और प्राकृतिक बनावट तथा उसकी विशिष्टताओं की सटीक जानकारी प्राप्त होती है और अलग-अलग प्रदेशों की भौगोलिक तुलना करना आसान हो जाता है। भू आकृति या स्थलाकृति की गहरी समझ प्राप्त होती है और भारत के विभिन्न क्षेत्रों की जलवायु संबंधी जानकारी प्राप्त होती है। अलग-अलग क्षेत्रों में पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पतियों के वितरण के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं भारत के भौतिक या प्राकृतिक विभाजन। इसके 6 प्रमुख भाग हैं। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, उत्तर भारत का विशाल मैदान, राजस्थान का मरुस्थलीय प्रदेश, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान और द्वीपीय प्रदेश। सबसे पहले हम लोग देखेंगे उत्तर उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। इस प्रदेश में पर्वतीय श्रृंखलाएं, ऊंचे ऊंचे पर्वतों और गहरी पर्वतीय घाटियों का सर्वाधिक विस्तार देखने को मिलता है। यही कारण है कि इसे पर्वतीय प्रदेश कहा जाता है। भारत में इस पर्वतीय प्रदेश का विस्तार मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और उत्तर पूर्वी राज्यों में है। यह पश्चिम में सिंधु नदी के गार्ज से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी के गार्ज तक लगभग 2500 किलोमीटर की लंबाई में एक चाप यानी आर्क के आकार में फैला हुआ है। यहाँ विश्व की सबसे ऊंची ऊंची चोटियों की उपस्थिति है। इस प्रदेश की ऊंची ऊंची चोटियाँ अत्यधिक ऊंचाई के कारण पूरे वर्ष हिम यानी बर्फ से ढकी रहती हैं। इस प्रदेश में भारत के सबसे बड़े बड़े हिमनद उपस्थित हैं, जैसे सियाचिन, जो काकाकोरम श्रेणी का यानी काराकोरम श्रेणी का सबसे बड़ा भाग है। उसके बाद रीमो, निब्रा, बियाफो, हिस्पर, बोल्टारो, गंगोत्री इत्यादि। इस पूरे क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण और विस्तृत पर्वत श्रृंखला हिमालय है। इस प्रदेश में मुख्य रूप से टर्शियरी चट्टानों की बहुलता है, क्योंकि हिमालय का निर्माण टर्शियरी युग में ही हुआ है। हिमालय का दक्षिणी ढाल भारत की ओर और उत्तरी ढाल तिब्बत की ओर है। इस हिमालय का दक्षिणी ढाल जो कि भारत की ओर है, उत्तरी ढाल जो कि तिब्बत की ओर है, उसकी तुलना में अधिक तीव्र है। हिमालय का उत्तरी ढाल वर्षा की कमी के कारण पूर्णतः शुष्क एवं वनस्पति विहीन है। इसके विपरीत दक्षिणी ढाल पर मानसूनी हवाओं के टकराने से अत्यधिक वर्षा होती है, जिसके कारण दक्षिणी ढाल पर सघन वनस्पतियां भी पाई जाती हैं। विवर्तनिक हलचलों के कारण हिमालय क्षेत्र में कई विशाल भ्रंश पाए जाते हैं, जैसे मेन सेंट्रल थ्रस्ट यानी एमसीटी, जो बृहद और लघु हिमालय को अलग करता है, और मेन बाउंड्री फॉल्ट यानी एमबीएफ, जो लघु और शिवालिक को अलग करता है। हिमालय क्षेत्र में ग्रीवा खंड की उपस्थिति पाई जाती है। जब वलन अत्यधिक तीव्र हो जाता है और चट्टान की परत टूटकर दूसरे स्थान पर खिसक जाती है तो उसे नेपे या ग्रीवा खंड कहते हैं, जैसे कश्मीर नेपे। इस प्रदेश में अपनति या विवर्तनिकी हलचलों से बनी घाटियां बहुतायत में पाई जाती हैं और कश्मीर की घाटी, उत्तराखंड की फूलों की घाटी इसके उदाहरण है। हिमालय की उत्पत्ति मुख्य रूप से दो प्रमुख वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। पहला है भूसन्नति सिद्धांत। प्रसिद्ध जर्मन भूवैज्ञानिक कोवर ने भूसन्नति के सिद्धांत की सहायता से वलित या मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति की विस्तृत व्याख्या की है। कोवर ने यह सिद्धांत अपनी प्रसिद्ध पुस्तक डेर बाउंड डेर इराइड यानी पृथ्वी की संरचना में प्रस्तुत किया था। और भूसन्नति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग डाना एवं हाल नामक वैज्ञानिकों द्वारा किया गया था। कोबर के अनुसार प्राचीन काल में उत्तर में अंगारा लैंड और दक्षिण में गोंडवाना लैंड नामक दो विशाल कठोर भूखंड उपस्थित थे।
इन दोनों विशाल भूखंडों के बीच एक उथला और लंबा सागर था, जिसे टेथिस भूसन्नति कहा जाता था, और लाखों वर्ष तक अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड की नदियों द्वारा इस टेथिस सागर में लगातार अवसादों का निक्षेपण किया जाता रहा, जिससे टेथिस भूसन्नति अवसादों यानी मलबा से पूरी तरह भर गई थी। अत्यधिक भार के कारण भूसन्नति की तली में अवतरण हुआ और परिणाम स्वरूप दोनों भूखंड एक दूसरे की ओर खिसकने लगे। संकुचन बल के कारण अवसादों के निरंतर जमाव और दोनों किनारों से पड़ने वाले अत्यधिक दबाव के कारण टेथिस के अवसादों में वलन पैदा हो गया और इसी के फलस्वरूप हिमालय जैसे विशाल वलित पर्वत का भी निर्माण हुआ। दूसरा सिद्धांत है प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत। यह हिमालय की उत्पत्ति का सबसे आधुनिक वैज्ञानिक और सर्वमान्य सिद्धांत है। प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत 1960 के दशक में हैरी हेस और मॉर्गन जैसे वैज्ञानिकों द्वारा दिया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार हिमालय पर्वत की उत्पत्ति प्लेटों की की, की अभिसारी गति या टकराने के परिणाम स्वरूप हुई है। उत्तर की ओर खिसकती हुई इंडियन प्लेट और उत्तर में स्थित यूरेशियन प्लेट के बीच भीषण अभिसारी टक्कर हुई। इन दोनों महाद्वीपीय प्लेटों की आपसी टक्कर के फलस्वरूप बीच में स्थित टेथिस सागर के अवसादों में तीव्र मोड़ या वलन की क्रिया हुई, जिससे दुनिया के सबसे ऊंचे और युवा पर्वत हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई। नेक्स्ट हम देखते हैं हिमालय का वर्गीकरण। तो इसको दो मुख्य रूप से दो आधारों पर बांटा गया। पहला प्रादेशिक वर्गीकरण, दूसरा भूगर्भिक प्रादेशिक वर्गीकरण। प्रादेशिक वर्गीकरण में यह अलग अलग प्रदेशों में भौगोलिक विस्तार के कारण किया गया वर्गीकरण है। और भूगर्भिक वर्गीकरण यह हिमालय की चट्टानों की भूगर्भिक संरचना और आयु के आधार पर किया गया वर्गीकरण है। हिमालय का यह प्रादेशिक वर्गीकरण प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता सिडनी बोर्राट द्वारा नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर किया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं पश्चिम से पूर्व की ओर चार प्रमुख विभाजन। तो सिंधु से सतलुज तक पंजाब हिमालय, सतलुज से काली तक कुमायूं हिमालय, काली से तीस्ता तक नेपाल हिमालय, और तीस्ता से दिहांग या ब्रह्मपुत्र तक असम हिमालय। सबसे पहले हम देखते हैं पंजाब हिमालय के बारे में। तो हिमालय के प्रादेशिक वर्गीकरण में सबसे पश्चिमी भाग पंजाब हिमालय कहलाता है और यह सिंधु एवं सतलज नदियों के बीच स्थित हिमालय का भाग है। इसकी औसत लंबाई लगभग 560 किलोमीटर है। चूंकि इसका अधिकांश हिस्सा जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में आता है, अतः इसके विस्तार में मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर और लद्दाख और हिमाचल प्रदेश शामिल है। इसमें इसी कारण इसे कश्मीर हिमालय या हिमाचल हिमालय भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत काराकोरम, यद्यपि ट्रांस हिमालय का यह भाग है, लद्दाख, जास्कर पीर पंजाल और धौलाधर इत्यादि श्रेणियां शामिल है। कम वर्षा यानी पूर्वी हिमालय की तुलना में इस भाग में काफी कम वर्षा होती है। पूर्वी हिमालय की तुलना में वनस्पतियों में यहाँ की वनस्पतियों की सघनता बहुत कम पाई जाती है। अधिक ऊंचाई पर स्थित होने के कारण यहाँ घास के खूबसूरत मैदान पाए जाते हैं। जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर के में इन घास के मैदानों को मर्ग कहा जाता है, जैसे कि सोनमर्ग, गुलमर्ग और तनमर्ग। उत्तराखंड में इन्हीं मैदानों को बुग्याल तथा पयार कहा जाता है। और इस क्षेत्र में प्रमुखता से भेड़ बकरी पालन किया जाता है, जैसे बकरवाल और गद्दी जनजातियों के द्वारा। यहाँ फल और फूल की कृषि व्यापक रूप से की जाती है। और कश्मीर घाटी में हिमनद निक्षेपों से बनी करेवा मिट्टी में विश्व प्रसिद्ध उच्च कोटि के केसर और सेब की खेती की जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कुमायूं हिमालय के बारे में। तो यह पश्चिमी हिमालय का ही एक भाग है जो सतलुज नदी और काली नदी भारत नेपाल सीमा बनाने वाली नदी के बीच स्थित है। यह हिमालय मुख्य रूप से पूर्णतः उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इसकी औसत लंबाई 320 किलोमीटर है। यह सिडनी बोर्राट के चारों प्रादेशिक विभाजनों में सबसे छोटा या कम लंबा वाला भाग है। उत्तराखंड में स्थित मसूरी रेंज इस क्षेत्र की प्रमुख पर्वत श्रृंखला है। और कुमायूं हिमालय की कुछ प्रमुख चोटियां हैं, जैसे बद्रीनाथ, केदारनाथ, नंदा देवी। यह कुमायूं हिमालय की सबसे सर्वोच्च चोटी है। कामेत और बंदरपूछ इत्यादि पवित्र नदियों के उद्गम वाले हिमनद यहीं स्थित हैं, जैसे गंगोत्री जहाँ से गंगा और भागीरथी का उद्गम हुआ है, यमुनोत्री जहाँ से यमुना का उद्गम हुआ है, और पिंडारी भारत तिब्बत सीमा पर स्थित महत्वपूर्ण दर्रे माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा इसी हिमालय के उदाहरण हैं। लिपुलेख दर्रे का उपयोग कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए किया जाता है। पंजाब हिमालय की तरह यहाँ भी ऊंचाई वाले घास के मैदानों को बुग्याल और पयार कहा जाता है तथा यह क्षेत्र भी फलों के उत्कृष्ट उत्पादन जैसे सेब, आड़ू या खुबानी के लिए जाना जाता है।
उसके बाद हम लोग देखते हैं भारत के प्रमुख दर्रे। तो पहाड़ियों एवं पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले आवागमन के प्राकृतिक मार्गों को दर्रा कहा जाता है। ये दर्रे व्यापार, परिवहन, युद्ध और सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए ऐतिहासिक रूप में अत्यंत महत्वपूर्ण रहे हैं। पहला है लद्दाख। तो लद्दाख क्षेत्र में काराकोरम और हिमालय की ऊंची श्रेणियों को पार करने के लिए कई महत्वपूर्ण दर्रे मौजूद हैं। पहला है काराकोरम दर्रा। यह काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है। यह भारत के लद्दाख को चीन यानी तिब्बत के सिंजियांग प्रांत से जोड़ता है। यह भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है जो कि लगभग 5264 मीटर ऊंचा है और यह प्राचीन रेशम मार्ग का एक प्रमुख उपमार्ग हुआ करता था, काराकोरम दर्रा। उसके बाद है जोजिला दर्रा। तो यह जास्कर श्रेणी में अवस्थित है। यह श्रीनगर को लेह से जोड़ता है और सर्दियों में भारी बर्फबारी से बचने के लिए यहाँ जोजिला सुरंग का निर्माण किया जा रहा है, जो हर मौसम में इसे चालू रखेगा। कुछ अन्य प्रमुख दर्रे भी हैं, जैसे अहगिल दर्रा, चांग दर्रा, खारदुंग दर्रा। यह विश्व के सबसे ऊंचे मोटर युग दर्रों में एक है। थंगलांग दर्रा और इमिस दर्रा। उसके बाद हम लोग देखते हैं जम्मू कश्मीर। तो यहाँ पे बनिहाल दर्रा पहला है। यह पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। यह जम्मू कश्मीर यानी जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। यह प्रसिद्ध जवाहर सुरंग इसी दर्रे में स्थित है। भारत का प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग NH 44 इसी दर्रे से होकर यानी बनिहाल दर्रे से होकर गुजरता है। उसके बाद है पीर पंजाल दर्रा। ये जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल श्रेणी में ही स्थित है और यह जम्मू को कश्मीर घाटी से जोड़ता है। नेक्स्ट है बुर्जिल दर्रा। यह बृहद हिमालय का एक भाग है। यह श्रीनगर को गिलगित यानी पीओके क्षेत्र से जोड़ता है और यह कश्मीर को मध्य एशिया से जोड़ने वाला प्राचीन मार्ग है। उसके बाद है हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ सबसे पहला सिपकिला। यह जास्कर श्रेणी में अवस्थित है। यह हिमाचल की राजधानी शिमला को तिब्बत से जोड़ता है और सतलज नदी तिब्बत से भारत यानी हिमाचल प्रदेश में इसी दर्रे के पास से प्रवेश करती है। उसके बाद है बारालाचा ला दर्रा। यह बृहद हिमालय में जास्कर श्रेणी के समीप स्थित है। यह हिमाचल प्रदेश के लाहौल जिले को लद्दाख से जोड़ता है। मुख्य रूप से यह लेह को मनाली से जोड़ने वाले राजमार्ग पर स्थित है। इसकी भौगोलिक स्थिति हिमाचल प्रदेश में है, इसलिए जो लेह को मनाली से जोड़ती है। उसके बाद है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के सभी प्रमुख दर्रे राज्य को तिब्बत यानी चीन से जोड़ते हैं। इन्हें कुमायूं हिमालय का भाग माना जाता है। इसमें पहला है माना दर्रा। तो यह उत्तराखंड चमोली जिला को तिब्बत से जोड़ता है। इसे भारत के अंतिम गांव माना का प्रवेश द्वार भी माना जाता है। उसके बाद है नीति दर्रा। यह उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। उसके बाद है लिपुलेख दर्रा। यह उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले को चीन तिब्बत से जोड़ता है। भारत से कैलाश मानसरोवर की धार्मिक यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्री मुख्य रूप से लिपुलेख दर्रे यानी इसी दर्रे का उपयोग करते हैं। यह दर्रा भारत, नेपाल और चीन के त्रिकोणीय जंक्शन के पास स्थित है, जिसे लेकर भारत और नेपाल के बीच काला पानी विवाद चर्चा में रहता है। उसके बाद है पूर्वोत्तर भारत के दर्रे। इसमें पहला है सिक्किम। इसमें नाथुला दर्रा। यह सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है। यह भारत और तिब्बत चीन के बीच एक प्रमुख व्यापारिक मार्ग है और 1962 के युद्ध के बाद इसे बंद कर दिया गया था, जिसे 2006 में व्यापार के लिए पुनः खोला गया है। उसके बाद है जेलेपला दर्रा। यह भी सिक्किम में है। यह सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है। यह प्राचीन रेशम मार्ग का अभिन्न हिस्सा है। यह मार्ग सिक्किम की चुम्बी घाटी से होकर तिब्बत तक जाता है। उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पाए जाने वाले दर्रों में पहला है बोमडिला दर्रा। यह अरुणाचल प्रदेश को सीधे तिब्बत की राजधानी लहासा से जोड़ता है। दूसरा है यांगयाप दर्रा या दिहांग दर्रा। तो इसी दर्रे के समीप से तिब्बत से आने वाली ब्रह्मपुत्र नदी या सांगपो नदी भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। उसके बाद है दीफू दर्रा। तो यह भारत के पूर्वी छोर पर स्थित है। यह दर्रा भारत, चीन और म्यांमार की त्रिकोणीय सीमा पर स्थित है और यह सामरिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अन्य दर्रे जैसे पांगसाउ दर्रा और लेखा पानी दर्रा भी अरुणाचल प्रदेश से म्यांमार की सीमा पर अवस्थित है। उसके बाद है मणिपुर। तो यहाँ पाए जाने वाले दर्रों में पहला है तुजू दर्रा।
यह मणिपुर राज्य के दक्षिण पूर्व में स्थित है और यह मणिपुर इम्फाल को म्यांमार से जोड़ने वाला प्रमुख थल मार्ग है। उसके बाद हम लोग देखते हैं नेपाल हिमालय के बारे में। तो हिमालय के प्रादेशिक वर्गीकरण में यह भाग पश्चिम में काली नदी तथा पूर्व में तीस्ता नदी के द्वारा सीमांकित है। नेपाल हिमालय की कुल लंबाई लगभग 800 किलोमीटर है और सिडनी बुर्राट के चारों प्रादेशिक विभाजनों में यह सबसे लंबा भाग है। भौगोलिक दृष्टिकोण से इसे पूर्वी हिमालय के अंतर्गत शामिल किया जाता है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटियां इसी क्षेत्र में उपस्थित हैं। इनमें मकालू, अन्नपूर्णा, धौलागिरी और माउंट एवरेस्ट इत्यादि प्रमुख हैं। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा कहा जाता है। भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा भी नेपाल और सिक्किम की सीमा पर इसी क्षेत्र में है। इस क्षेत्र में नेपाल की राजधानी काठमांडू की घाटी स्थित है, जो अपने प्राकृतिक सौंदर्य और सांस्कृतिक महत्व के कारण पर्यटन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। हिमालय के इस क्षेत्र में पश्चिमी हिमालय की तुलना में अधिक वर्षा होती है और इसी अधिक वर्षा के कारण यहाँ सघन वनस्पतियां भी पाई जाती हैं। इसके बाद हम देखते हैं असम हिमालय के बारे में। यह हिमालय का सबसे पूर्वी प्रादेशिक भाग है। यह पश्चिम में तीस्ता नदी और पूर्व में दिहांग नदी या ब्रह्मपुत्र नदी के बीच उपस्थित है। इस हिमालय क्षेत्र की औसत लंबाई 750 किलोमीटर है और इसे पूर्णतः पूर्वी हिमालय का ही भाग माना जाता है। हिमालय के इस भाग में पर्वतों की चौड़ाई सबसे कम है। इसके विपरीत पश्चिमी हिमालय जैसे कश्मीर हिमालय ये में चौड़ाई सबसे अधिक पाई जाती है। इस क्षेत्र में दक्षिणी पश्चिम मानसून से अत्यधिक वर्षा होती है। इसी कारण यहाँ सदाहरित वनस्पतियां प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं। यह क्षेत्र भारत के प्रमुख जैव विविधता यानी हॉट स्पॉट के रूप में भी जाना जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप के दोनों छोरों पश्चिम और पूर्व पर हिमालय पर्वत श्रृंखला अचानक से दक्षिण की ओर एक तीव्र मोड़ लेती है। विवर्तनिक क्रिया के कारण उत्पन्न इस तीखे मोड़ को ही भूगोल में अक्ष संघीय मोड़ कहा जाता है। इन मोड़ों को दो भागों में बांटकर समझा जा सकता है। पहला पश्चिमी मोड़, दूसरा पूर्वी मोड़। पश्चिमी मोड़ विवर्तनिक क्रिया के कारण हिमालय के पश्चिम में नंगा पर्वत के समीप स्थित है और नंगा पर्वत के पश्चात हिमालय अचानक दक्षिण की ओर मुड़ जाता है और पाकिस्तान में सुलेमान श्रेणी तथा कीर्थर श्रेणी के रूप में विस्तृत हो जाता है। इसे हिमालय का पश्चिमी मोड़ कहा जाता है। उसके बाद है पूर्वी मोड़। ठीक पश्चिमी छोर की तरफ पूर्व में नामचा बरवा पर्वत के समीप भी हिमालय अचानक दक्षिण की ओर तीव्र मोड़ लेता है और नामचा बरवा के पश्चात दक्षिण की तरफ मुड़े हुए इस हिमालयी विस्तार को अराकान योमा के नाम से जाना जाता है। यह अराकान योमा पर्वत श्रृंखला भारत तथा म्यांमार के बीच एक सुदृढ़ प्राकृतिक सीमा का निर्माण करती है। बंगाल की खाड़ी में स्थित भारत का केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह वस्तुतः इसी अराकान योमा पर्वत श्रृंखला का ही समुद्री विस्तार है, जिसे इसी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद हम देखते हैं हिमालय का भूगर्भिक वर्गीकरण। तो हिमालय पर्वत श्रृंखला की चट्टानों की आयु, निर्माण प्रक्रिया और भूगर्भिक संरचना के आधार पर इसे उत्तर से दक्षिण की ओर मुख्य रूप से 4 समानांतर श्रेणियों में विभाजित किया गया है। ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य या लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। उसके बाद हम देखते हैं हिमालय की प्रमुख भ्रंश रेखाएं। तो इन 4 पर्वत श्रृंखलाओं को एक दूसरे से मैदानी भाग से अलग करने वाली भूगर्भिक दरारों को निम्नलिखित नामों से जाना जाता है। पहला है इंडस ट्रांसपो ट्रांसकोपो स्ट्रक्चर जोन यानी ITSZ। यह दरार ट्रांस हिमालय को महान हिमालय से अलग करती है। उसके बाद है मेन सेंट्रल थ्रस्ट यानी MCT। यह महान हिमालय को मध्य हिमालय से अलग करती है। उसके बाद है मेन बाउंड्री फॉल्ट MBF। यह मध्य हिमालय को शिवालिक हिमालय से अलग करती है। लास्ट है HFF यानी हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। यह शिवालिक हिमालय को उत्तर भारत के विशाल मैदान से अलग करती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं ट्रांस हिमालय के बारे में। तो महान हिमालय के ठीक उत्तर में उपस्थित पर्वत श्रृंखलाओं को ट्रांस हिमालय या पार हिमालय के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से 3 पर्वत श्रृंखलाएं शामिल हैं। उत्तर से दक्षिण की क्रम में काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। भौगोलिक सीमा यानी इंडस टांग्सपो स्ट्रक्चर जोन के द्वारा ट्रांस हिमालय महान हिमालय से अलग होता है। काराकोरम पर्वत श्रेणी की इस विशालता के कारण एशिया की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है
और तिब्बत में स्थित पवित्र कैलाश पर्वत को इसी काराकोरम श्रेणी का ही पूर्वी विस्तार माना जाता है। उसके बाद है प्रमुख चोटियां। पहला है केटू गाडविन अस्टिन। यह काराकोरम श्रेणी में स्थित है और भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है और यह विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। गसेर ब्रह्म 1 और 2 इत्यादि भी इसी क्षेत्र की प्रमुख चोटियां हैं। ऊंचाई अधिक होने के कारण यहाँ विशाल ग्लेशियर पाए जाते हैं। इनमें सियाचिन, रेमो, नुब्रा, बियाफो और हिस्पर तथा बोल्टारो प्रमुख हैं। सियाचिन ग्लेशियर काराकोरम श्रेणी का सबसे लंबा और ध्रुवीय क्षेत्र के बाहर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। यहाँ की ऊंची चोटियों को पूरे वर्ष यहाँ की ऊंची चोटियां पूरे वर्ष बर्फ से ढकी रहती हैं। इसलिए यहाँ कठोर जलवायु के कारण सघन वृक्ष नहीं उगते और वनस्पतियों के रूप में यहाँ केवल मांस और लाइकेन ही पाए जाते हैं। सिंधु नदी ट्रांस हिमालय की प्रमुख नदी है। यह नदी लद्दाख और जासकर श्रेणियों के ठीक बीच से प्रवाहित होती है और नंगा पर्वत के समीप यह नदी पहाड़ों को काटकर एक अत्यंत गहरी घाटी का निर्माण करती है, जिसे सिंधु घाट कहा जाता है। इस क्षेत्र में प्रसिद्ध शीत मरुस्थल लद्दाख उपस्थित है। यह शीत मरुस्थल हिम तेंदुए का प्राकृतिक आवास है। यहाँ स्थित एक विशाल जैव मंडल आगार जैसे हेमिस नेशनल पार्क में हिम तेंदुओं को संरक्षित किया गया है। लद्दाख क्षेत्र में सो मोरेरी और पेंगोंग तसो जैसी प्रसिद्ध खारे पानी की झीलें उपस्थित हैं। ये झीलें प्रवासी पक्षियों का प्रमुख आवास है और महत्वपूर्ण आर्द्रभूमि के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। लद्दाख क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता वाले एंथ्रासाइट कोयले की कुछ मात्रा उपस्थित है, किंतु अत्यंत दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण इनका खनन करना बहुत कठिन है। इस क्षेत्र में काराकोरम दर्रा और आहगिल दर्रा प्रमुख है। उसके बाद है महान हिमालय या हिमाद्री हिमालय। तो यह ट्रांस हिमालय के दक्षिण तथा मध्य हिमालय के उत्तर में उपस्थित हिमालय की सबसे प्रमुख और सतत श्रृंखला है। यह पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर पूर्व में नामचा बराबर तक एक चाप के आकार में लगभग 2400 से 25 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है। पश्चिम में इनकी सीमा सिंधु घाट द्वारा निर्धारित होती है। पूर्व में इनकी सीमा दिहांग या ब्रह्मपुत्र घाट के द्वारा निर्धारित होती है और भूगर्भिक रूप से यह उत्तर में ITSZ द्वारा ट्रांस हिमालय से, दक्षिण में MCT द्वारा मध्य हिमालय से अलग होता है। भूवैज्ञानिक इतिहास में इसे हिमालय का प्रथम उत्थान माना जाता है, टर्शियरी युग के ओलिगोसीन काल में। महान हिमालय की औसत ऊंचाई 6100 मीटर है, यानी लगभग 6000 मीटर से ऊंची है। इस पर्वत श्रृंखला का आंतरिक भाग अत्यंत प्राचीन अजैविक चट्टानों से निर्मित है। निरंतर अपरदन के कारण ऊपरी परतदार यानी अवसादी चट्टानों के हटने से अब यह आंतरिक अजैविक चट्टानें जैसे ग्रेनाइट, नीस और बेसाल्ट सतह पर बाहर आ चुकी हैं। महान हिमालय का दक्षिणी ढाल भारत की ओर और उत्तरी ढाल तिब्बत की ओर की तुलना में बहुत अधिक तीव्र है। इसके दक्षिणी ढाल पर मानसूनी हवाओं से अत्यधिक वर्षा होती है, जिसके कारण वहां सघन वनस्पतियां पाई जाती हैं, जबकि इसके उत्तरी ढाल वृष्टि छाया क्षेत्र में आने के कारण लगभग वनस्पति विहीन है। अत्यधिक ऊंचाई के कारण इसकी चोटियां पूरे वर्ष बर्फ से ढकी रहती हैं। इसी कारण महान हिमालय को हिमाद्री हिमालय भी कहा जाता है। नंगा पर्वत, कंचनजंगा, कामेत, मकालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा और माउंट एवरेस्ट जैसे विश्व की प्रमुख सबसे चोटियां इसी श्रृंखला में स्थित है और भारत की प्रमुख नदियों को जल प्रदान करने वाले विशाल हिमनद जैसे गंगोत्री, यमुनोत्री, पिंडारी और मिलाम इत्यादि भी इसी महान हिमालय में उपस्थित हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं वर्षा वृक्ष रेखा एवं हिम रेखा का कॉन्सेप्ट। वर्षा की मात्रा महान हिमालय में पूर्व से पश्चिम की तरफ जाने पर वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। परिणाम स्वरूप पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर वनों की सघनता में भी स्वाभाविक रूप से कमी आती है। वह अधिकतम ऊंचाई जहां वृक्ष उग सकते हैं, चूंकि पूर्वी हिमालय में वर्षा अधिक होती है और तापमान अपेक्षाकृत कम रहता है, इसलिए वहां वृक्ष अधिक ऊंचाई तक उग पाते हैं। अतः पूर्व से पश्चिम की तरफ जाने पर वृक्ष रेखा की ऊंचाई कम होती जाती है। वह न्यूनतम ऊंचाई जहां बर्फ हमेशा जमी रहती है। पूर्वी हिमालय में अधिक नमी के कारण बर्फ जल्दी पिघलती है, इसलिए वहां अस्थायी बर्फ पाने के लिए अधिक ऊंचाई पर जाना पड़ता है। जबकि पश्चिमी हिमालय शुष्क और ठंडा है, वहां कम ऊंचाई पर ही बर्फ मिल जाती है। अतः पूर्व से पश्चिम की तरफ जाने पर हिम रेखा की ऊंचाई अधिक होती जाती है, अर्थात पश्चिमी हिमालय में हिम रेखा
नीचे होती है या नीची होती है। पूर्वी हिमालय में हिमरेखा 4300 मीटर पर है, जबकि पश्चिमी हिमालय में यह लगभग 5800 मीटर पर है। उसके बाद हम लोग देखते हैं मध्य हिमालय या लघु हिमालय के बारे में। तो भूगर्भिक इतिहास में यह हिमालय के निर्माण का दूसरा उत्थान है। यह पर्वत श्रृंखला महान हिमालय के दक्षिण तथा शिवालिक हिमालय के उत्तर में उपस्थित है। यह मेन बाउंड्री फॉल्ट यानी एमबीएफ के द्वारा शिवालिक हिमालय से अलग होता है। मध्य हिमालय की औसत ऊंचाई 3800 से 4500 मीटर के बीच है और पीर पंजाल, धौलाधर इत्यादि मध्य हिमालय की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं हैं। ग्रेट हिमालय तथा मध्य हिमालय के बीच विवर्तनिकी अभिनति घाटियां उपस्थित हैं। प्राकृतिक सौंदर्य के कारण ये घाटियां पर्यटन का प्रमुख केंद्र है। कश्मीर की घाटी, फूलों की घाटी और काठमांडू की घाटी इत्यादि इसके कुछ प्रमुख उदाहरण हैं। शिमला, कुल्लू मनाली और रानीखेत इत्यादि भारत के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल इसी हिमालय क्षेत्र में उपस्थित हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं शिवालिक हिमालय। यह हिमालय पर्वत के निर्माण का तीसरा उत्थान है। यह हिमालयन फ्रंट फॉल्ट HFFF के द्वारा भारत के विशाल मैदान से अलग होता है। यह हिमालय शिवालिक नदी के अवसादों के बलन के कारण निर्मित हुआ है, इसलिए इसे शिवालिक हिमालय कहा जाता है। इसकी औसत ऊंचाई अत्यंत कम, मात्र 600 से 1500 मीटर के बीच है। इसकी चट्टानें महान हिमालय तथा मध्य हिमालय की तुलना में नई हैं। नेपाल में इसे चूरिया मुरिया के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में इसे मिसमी और डाफला कहते हैं। पूर्व दिशा में शिवालिक एक स्वतंत्र पर्वत श्रृंखला के रूप में उपस्थित नहीं है, बल्कि यह मध्य हिमालय के साथ मिला हुआ है। शिवालिक हिमालय तथा मध्य हिमालय के बीच स्थित घाटियों को अलग अलग नामों से जाना जाता है। पश्चिम में इन्हें दून घाटियां कहा जाता है, जैसे देहरादून, और पूर्व में इन्हें द्वार कहा जाता है, जैसे हरिद्वार। शिवालिक हिमालय में नदी के अवसाद उपस्थित है। उसके बाद हम देखते हैं पूर्वांचल हिमालय। यह पूर्वांचल की पहाड़ियाँ, भारत के पूर्वी अंचल या पूर्वोत्तर राज्यों में उपस्थित छोटी छोटी पहाड़ियाँ पूर्वांचल की पहाड़ियाँ कहलाती हैं। ये पहाड़ियाँ लंबी पर्वत श्रृंखलाओं में के रूप में न होकर छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में उपस्थित है और इनकी औसत ऊंचाई अत्यंत ही कम है। बंगाल की खाड़ी से चलने वाली मानसून की शाखा इन पहाड़ियों से टकराकर भारी वर्षा कराती है और यही कारण है कि भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में अत्यधिक वर्षा होती है। और हम देखते हैं प्रमुख पहाड़ियों का प्रादेशिक विस्तार। तो मेघालय, खारो खासी गारो खासी जयंतिया, अरुणाचल प्रदेश और असम, डाफला मिरी मिसमी पटकाई बूम, नागालैंड एवं अन्य में बरेल नागा, मिजोरम में मिजो और नोकरेक मेघालय की सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ पादप और जंतुओं की विभिन्न प्रजातियों को संरक्षित किया गया है। आगे हम देखते हैं गारो खासी और जयंतिया की विशिष्ट भौगोलिक स्थिति। तो गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियां मिलकर एक विशिष्ट कीपनुमा आकृति का निर्माण करती हैं। इसके परिणाम स्वरूप बंगाल की खाड़ी से आने वाली आर्द्र हवाएं इस क्षेत्र में फंस जाती हैं और इसी भौगोलिक संरचना के कारण खासी पर्वत के मासिन राम एवं चेरापूंजी में सर्वाधिक वर्षा होती है। गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियां शिलांग के पठार के अंतर्गत शामिल हैं, जो वास्तव में प्रायद्वीपीय पठार का ही विस्तार है। इसके बाद हम देखते हैं उत्तर भारत का विशाल मैदान। उत्तर भारत के विशाल मैदान की भौगोलिक सीमाएं निम्नलिखित प्राकृतिक संरचनाओं द्वारा निर्धारित होती हैं। उत्तर में शिवालिक पर्वत, दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार, पश्चिम में सिंधु नदी और पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी। भारत में इस मैदान का विस्तार मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड का कुछ भाग और पश्चिमी बंगाल और असम राज्यों में है। बिहार का लगभग 95% से अधिक भूभाग यानी लगभग 90,650 वर्ग किलोमीटर इसी विशाल मैदान का हिस्सा है, जिसे गंगा नदी दो असमान भागों उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार के मैदान में बांटती है। उत्तर भारत का विशाल मैदान एक निक्षेपणात्मक मैदान का उत्कृष्ट उदाहरण है और भूवैज्ञानिक इतिहास में प्रायद्वीपीय पठार एवं हिमालय के बीच विवर्तनिक क्रिया के परिणाम स्वरूप एक बहुत ही गहरी, लंबी और चौड़ी घाटी निर्मित हुई थी। कालांतर में इस विशाल घाटी में भारत के महान नदी तंत्रों जैसे गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र का प्रवाह होने लगा। इन नदियों के द्वारा लंबे समय तक भारी मात्रा में लाए गए अवसादों के निक्षेपण या जमाव की प्रक्रिया के फलस्वरूप यह गहरी घाटी भर गई और एक विस्तृत, चौरस तथा समतल मैदान का निर्माण हुआ। यह मैदान पूर्णतः समतल, चौरस और अत्यधिक उपजाऊ है। इस मैदान का सामान्य ढाल पश्चिम से पूर्व की तरफ है
अर्थात इस मैदान की ऊंचाई पश्चिम में अधिक है तथा पूर्व दिशा की तरफ जाने पर इसकी ऊंचाई धीरे धीरे कम होती जाती है। गंगा के मैदान में सर्वाधिक ऊंचाई उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में पाई जाती है और इस मैदान में पश्चिम से पूर्व की तरफ जाने पर वर्षा की मात्रा लगातार बढ़ती जाती है। पूर्वी भाग में अत्यधिक वर्षा होने के कारण जल जमाव की स्थिति पाई जाती है और बिहार में जल जमाव वाले इन निम्न भूमि क्षेत्रों को स्थानीय भाषा में टाल तथा चौर भूमि कहा जाता है, जैसे मोकामा टाल, जो दलहनी फसलों के लिए प्रसिद्ध है। मैदान के पूर्वी भाग में वर्षा अधिक होने के कारण यहाँ मुख्य रूप से आर्द्र पर्णपाती वनस्पतियां पाई जाती हैं। मैदान के पश्चिमी भाग में वर्षा कम होने के कारण यहाँ शुष्क पर्णपाती वनस्पतियां पाई जाती हैं। इस मैदान में जलोढ़ मृदा की प्रधानता है, जिसे मुख्य रूप से दो भागों में बांटकर देखा जा सकता है। पहला है बांगर, दूसरा है खादर। बांगर में पुरानी जलोढ़ मृदा है, जहाँ अब बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता, और खादर वह है जो कि नवीन जलोढ़ मृदा है, जहाँ प्रतिवर्ष बाढ़ के साथ नई मिट्टी का निक्षेपण होता है। पूरे उत्तर भारत के विशाल मैदान में क्वार्टनरी क्रम की चट्टानें उपस्थित हैं और इन्हीं नवीनतम चट्टानों वाले क्षेत्रों में अत्यधिक उपजाऊ जलोढ़ मृदा पाई जाती है। आगे हम लोग देखते हैं उत्तर भारत के विशाल मैदान का वर्गीकरण। तो भू आकृतिक विशेषताओं और प्रादेशिक भिन्नताओं के आधार पर उत्तर भारत के विशाल मैदान को मुख्य रूप से दो प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है लंबवत या ऊर्ध्वाधर वर्गीकरण, दूसरा क्षैतिज या प्रादेशिक वर्गीकरण। लंबवत या ऊर्ध्वाधर वर्गीकरण मिट्टी की संरचना और ढाल के आधार पर और भौगोलिक क्षेत्रों के आधार पर क्षैतिज या प्रादेशिक वर्गीकरण। सबसे पहले हम देखते हैं लंबवत या ऊर्ध्वाधर वर्गीकरण। तो उत्तर से दक्षिण की ओर यानी शिवालिक के गिरिपथ से लेकर नदी घाटियों तक मिट्टी की भौतिक संरचना के आधार पर इसे चार प्रमुख भागों में बांटा जाता है। पहला है भाबर। इस क्षेत्र का निर्माण हिमालय यानी शिवालिक के पदीय क्षेत्र पर होता है। नदियां जब पर्वतों से नीचे उतरती हैं तो अपने साथ लाए गए बड़े बड़े कंकड़ पत्थर और गोलास्मों का जमाव इसी क्षेत्र में कर देती हैं। पत्थरों की अत्यधिक संरंध्रता के कारण इस क्षेत्र में नदियों का जल बोल्डर्स के नीचे से प्रवाहित होने लगता है, इससे नदियां सतह पर विलुप्त हो जाती हैं। बड़े पत्थरों की अधिकता के कारण यह क्षेत्र कृषि के लिए पूर्णतः प्रतिकूल होता है। यहाँ केवल लंबी जड़ वाले वृक्ष ही उग पाते हैं। दूसरा तराई। यह भावर प्रदेश के ठीक दक्षिण में स्थित एक पट्टी है। भावर क्षेत्र में विलुप्त हुई नदियां इस क्षेत्र में बिना किसी निश्चित चैनल के पुनः सतह पर प्रकट हो जाती हैं, दिखाई देने लगती हैं, जिसे तराई कहा जाता है। और नियंत्रित जल प्रवाह के कारण एक दलदली प्रदेश बन जाता है, जहाँ सघन वनस्पति और वन्यजीव पाए जाते हैं। ऐतिहासिक रूप से यह क्षेत्र बीमारियों, विशेषकर मलेरिया का घर माना जाता था, किंतु वर्तमान में जंगलों को साफ करके यहाँ बड़े पैमाने पर कृषि, मुख्यतः गन्ना, धान और गेहूं की खेती की जा रही है, जैसे बिहार का पश्चिमी चंपारण और उत्तर प्रदेश का तराई बेल्ट। उसके बाद है बांगर। तो तराई के दक्षिण में अपेक्षाकृत ऊंचे भाग पर बांगर प्रदेश उपस्थित होता है। यह नदी द्वारा लाई गई पुरानी मिट्टी का क्षेत्र है। चूंकि यह क्षेत्र नदी के वर्तमान जल स्तर से ऊंचा होता है, इसलिए यहाँ नदियों के बाढ़ का जल प्रत्येक वर्ष प्रवेश नहीं कर पाता। अतः यहाँ पुरानी जलोढ़ मृदा उपस्थित होती है। यद्यपि यह खादर जितना उपजाऊ नहीं है, फिर भी सिंचाई का उचित प्रबंध करके इस मृदा में सघन कृषि कार्य किया जाता है। अत्यधिक सिंचाई वाले बांगर क्षेत्रों में केशिकत्व की क्रिया के कारण मृदा की ऊपरी परत में नमक या कैल्शियम कार्बोनेट का जमाव हो जाता है। इससे ऊपरी परत में लवण की मात्रा बढ़ जाती है और सफेद परत बिछ जाती है। इस लवणीय या क्षारीय मृदा को ही स्थानीय भाषा में रेह या कल्लर या ऊसर कहा जाता है। और चौथा है खादर। यह नदी घाटी के अत्यंत समीप का निचला क्षेत्र होता है, जिसे बाढ़ का मैदान भी कहते हैं। यहाँ प्रत्येक वर्ष बाढ़ के पानी के साथ नए अवसाद जमा होते रहते हैं। इसी नवीन जलोढ़ मिट्टी वाले क्षेत्र को खादर कहा जाता है। यह मृदा अत्यधिक उपजाऊ होती है और इसमें सघन कृषि जैसे धान, जूट और मखाना की खेती की जाती है। और बिहार का अधिकांश उत्तरी मैदान यानी कोसी गंडक क्षेत्र भी इसी खादर का उदाहरण है। उसके बाद हम देखते हैं क्षैतिज या प्रादेशिक वर्गीकरण। तो भौगोलिक विस्तार के आधार पर उत्तर भारत के विशाल मैदान को चार प्रमुख प्रादेशिक भागों में बांटा गया है। पहला है राजस्थान का मैदान, दूसरा पंजाब हरियाणा का मैदान, तीसरा है गंगा का मैदान। इसके तीन उपभाग हैं: ऊपरी गंगा का मैदान, मध्यवर्ती गंगा का मैदान और निचली गंगा का मैदान। एंड चौथा है अंतिम है ब्रह्मपुत्र या असम का मैदान। उसके बाद देखते हैं हम लोग राजस्थान का मैदान। तो ये उत्तर भारत के विशाल मैदान का सबसे पश्चिमी भाग है। इसका अधिकांश भाग राजस्थान राज्य यानी अरावली पर्वत के पश्चिम में स्थित है। राजस्थान में प्रवाहित होने वाली प्राचीन और वर्तमान नदियों जैसे लूनी, घग्गर, सरस्वती आदि के जमाव से बांगर का निर्माण हुआ है। इस मैदान के निर्माण में पवन के जमाव की भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। कुछ वैज्ञानिकों का यह मानना है कि भूगर्भिक विवर्तनिक क्रिया के कारण प्राचीन टेथी सागर के नीतल के उत्थान भी इसके निर्माण में बड़ी भूमिका निभाते हैं और खारे पानी की झीलें इसी सागर की अवशेष मानी जाती हैं।
राजस्थान के मैदानों के वर्गीकरण के बारे में जानें तो इन्हें भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है राजस्थान बांगर। इस प्रदेश में प्राचीन नदियों के निक्षेपण से निर्मित पुराने अवसाद उपस्थित है। इसे राजस्थान बांगर या अर्ध शुष्क मैदान कहा जाता है। यह क्षेत्र मूल रूप से एक उपजाऊ प्रदेश है, किंतु यहाँ जल का अभाव एक बड़ी समस्या है। और जिन क्षेत्रों में नहरों जैसे इंदिरा गांधी नहर के माध्यम से सिंचाई हेतु जल उपलब्ध कराया गया है, उन क्षेत्रों में अब व्यापक स्तर पर कृषि कार्य किया जा रहा है। इसके उपजाऊ नदीय पथ को स्थानीय भाषा में रोही कहा जाता है। दूसरा है मरुस्थलीय प्रदेश। अरावली पर्वत के सुदूर पश्चिम में उपस्थित वह क्षेत्र जहां वार्षिक वर्षा 20 से 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है, मरुस्थलीय प्रदेश या थार का मरुस्थल कहलाता है। इस शुष्क क्षेत्र में पवन द्वारा निर्मित कई विशिष्ट आकृतियां पाई जाती हैं, जिनमें प्रमुख है प्यास प्लाया झीलें या खारे पानी की उथली झीलें जैसे सांभर, डिडवाना। उसके बाद में बालू के टीले जो कि हवा के प्रवाह से बने रेत के टीले, जिन्हें बरखान भी कहा जाता है। उसके बाद में वनस्पति पानी की कमी के कारण यहाँ केवल मरुस्थलीय वनस्पति या कंटीली झाड़ियाँ ही पाई जाती हैं, जिनकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं। पानी की कमी के कारण यह क्षेत्र शुष्क कृषि के लिए ही अनुकूल है। यही कारण है कि इस क्षेत्र में शुष्क कृषि को विशेष बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके अंतर्गत कम पानी में उगने वाले मोटे अनाजों का उत्पादन किया जाता है, जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का और रागी इत्यादि। आगे हम लोग देखते हैं पंजाब हरियाणा का मैदान। तो यह मैदान राजस्थान के मैदान के उत्तर पूर्व तथा गंगा के मैदान के पश्चिमी में स्थित है। भारत में इसका विस्तार मुख्य रूप से पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में है, और इस मैदान की पूर्वी सीमा यमुना नदी द्वारा निर्धारित होती है। यमुना नदी इसे गंगा के मैदान से अलग करती है, और इसी कारण इस पूरे क्षेत्र को सतलुज यमुना विभाजक भी कहा जाता है। इस विशाल मैदान का निर्माण हिमालय से निकलने वाली नदियों द्वारा लंबे समय तक अवसादों के जमाव के कारण हुआ है। इसके निर्माण में मुख्य रूप से सतलज, झेलम, चेनाब, रावी और ब्यास नदियों द्वारा लाए गए अवसादों की भूमिका रही है। इस मैदान का सामान्य ढाल उत्तर से दक्षिण की तरफ है। नेक्स्ट हम देखते हैं दोआब प्रदेश। तो इस मैदान की सबसे प्रमुख भौगोलिक विशेषता यहाँ दोआब की उपस्थिति है। दोआब का अर्थ यह है कि दो नदियों के बीच के प्रदेश को दोआब कहा जाता है। दोआब एक उपजाऊ प्रदेश का उदाहरण होता है, क्योंकि इस प्रदेश में उपजाऊ जलोढ़ मृदा उपस्थित होती है। पंजाब के मैदान के कुछ प्रमुख दोआब हैं, इस प्रकार है। पहला है बिष्ट दोआब, यह ब्यास और सतलज नदियों के बीच है। उसके बाद है बारी दोआब, यह ब्यास और रावी नदी के बीच है। उसके बाद है रेचना दोआब, यह रावी और चेनाब के बीच उपस्थित है। चौथा है चाज या छाल दोआब, यह चेनाब और झेलम नदियों के बीच स्थित है।